हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में हर साल सीधे आते हैं। बस आप अंत तक वीडियो में बने रहे और अंत में तो मैं आपको इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपके नंबरों को 100% कर देंगे। चलिए बच्चों, चलते हैं पार्ट 2 में। और पार्ट 2 का नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हाँ जी बच्चों, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं और हम बेताब हैं इस चैप्टर को समझाने के लिए आपको। चलिए जानते हैं। पाठ का नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अगर आप अंत तक नहीं बने पाओगे तो शायद आपका बहुत कुछ छूट जाएगा। इसलिए पाठ के अंत तक बने रहे ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट जो हम अंत तक आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं वो आपको समझ में आए और आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण टॉपिक है हमारा। तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं बच्चों। देखिए, जिस पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हों और जिसका संगठन निश्चित हो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, पदार्थ क्या है जो कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, फिर भी बताता हूं। दुनिया की प्रत्येक वस्तु पदार्थ है। लेकिन शुद्ध पदार्थ क्या है, जिस पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित हों और जिसका संगठन निश्चित हो, ऐसे पदार्थ को बच्चों शुद्ध पदार्थ कहेंगे। जैसे सोना, ऑक्सीजन और अशुद्ध जल, ये सब क्या है बच्चों, ये शुद्ध पदार्थ है। और अशुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं। अशुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो कई प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। जैसे टिन, जस्ता। ओके, आगे देखिए, मिश्रण किसे कहते हैं। आपके घर में मिक्सी होगी जिससे आप मिर्ची मसाले वगैरह कूटते होंगे। मिश्रण मतलब मिक्सचर, जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, मिश्रण। जैसे आपने दाल में चावल बना लिया, दाल में आपने टमाटर डाल दिया, मसाला डाल दिया, मिर्च वगैरह डाल दिया, तो ये भी क्या है प्यारे बच्चों, ये भी एक मिश्रण है। लेकिन हम पदार्थों की बात कर रहे हैं साइंस के अकॉर्डिंग। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को भी जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है बच्चों, मिश्रण बनता है। जैसे वायु, नमक का घोल, नमक में आप पानी मिला रहे हो, पानी में नमक मिला रहे हो तो क्या है बच्चों, वो नमक का घोल भी एक मिश्रण है। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। अब बच्चों मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, आइए जानते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, समांगी मिश्रण क्या है, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी भागों का संगठन समान हो। मतलब जो भी पदार्थ है वो उसमें समान आपस में घुल मिल रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको, समांगी मिश्रण। हमने दो तीन पदार्थ लिए, वो आपस में मिल घुल गए, घोलने के बाद उन पदार्थों का पता नहीं लग रहा है कौन सा चीनी था, कौन सा नमक था, कौन क्या था, उसे बोलेंगे समांगी मिश्रण। जैसे नमक का पानी में मिलना, दूध का पानी में मिलना, चीनी का पानी में मिलना, तो ये क्या है बच्चों, ये समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण क्या है, ऐसा मिश्रण जिसमें अलग अलग भागों का संगठन समान नहीं होता। अलग अलग पदार्थ हैं और वो आपस में मिलते नहीं हैं, उन्हें बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे तेल और पानी, मिट्टी और पानी। ओके, इसे तो ये सब क्या है बच्चों, विषमांगी मिश्रण है। विलयन क्या है बच्चों, विलयन देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएंगे वो क्या बन जाएगा बच्चों, विलयन बन जाएगा। आगे चलिए, आसान कंटेंट है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, ध्यान से समझते रहिए। मैं तो आपके लिए निरंतर प्रयास करता रहूंगा बच्चों। विलयन, कोलाइड और निलंबन में क्या अंतर है।
विलयन को जानना है, कोलाइड को जानना है और निलंबन को जानना है। बच्चों विलयन का प्रकार होता है समंगी। विलयन किस प्रकार का पदार्थ है? समांगी मिश्रण। कोलाइड किस प्रकार का मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। और निलंबन भी किस प्रकार का मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। अब आपको समझ में आ गया होगा कि समांगी और विषमांगी क्या होते हैं। विलयन विषमांगी है, कोलाइड विषमांगी और निलंबन भी विषमांगी। आइए कण कैसे कैसे होते हैं। अगर विलयन के कण है तो बहुत छोटे होंगे, कोलाइड के कण मध्यम होंगे और निलंबन के कण बड़े होंगे हमेशा। अब कण दिखाई दे, विलयन के कण नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो घुल जाते हैं, कोलाइड के कण भी आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन निलंबन के कण जो कि बड़े हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे हाँ। नीचे बैठते हैं, विलयन के कण नीचे नहीं बैठते, वो घुले रहते हैं। कोलाइड के कण भी नीचे नहीं बैठते, वो भी तैरते रहते हैं, लेकिन निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं। छनन, विलयन को छान सकते हैं? नहीं। अरे छानेंगे वो तब भी ऐसे हो जाएगा। कोलाइड को छान सकते हैं? नहीं। लेकिन निलंबन को छान सकते हैं? हाँ, क्योंकि कण बड़े बड़े हैं उसके। उदाहरण है नमक, पानी। नमक को पानी में मिला दो, पानी को नमक में मिला दो, क्या आप इसको अब पानी और नमक को अलग कर सकते हैं? उत्तर है नहीं। ये कोलाइड क्या है? दूध। क्या दूध को आप अलग अलग कर सकते हो? नहीं। और निलंबन है मिट्टी और पानी। मिट्टी और पानी को अलग अलग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, छान भी सकते हैं। चलिए बच्चों, मैं मानता हूँ बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ और आपके समझ में भी आ रहा होगा। आप भी बच्चों कमेंट में लिख करके बताएं कि आपके सब कुछ समझ में आ रहा है। विलेय और विलायक क्या है बच्चों? देखो, विलेय जो पदार्थ घुलता है, विलेय आप किसी पदार्थ को घोल रहे हो, जो पदार्थ घुलता है उसे बोलते हैं विलेय। और विलायक होता है जिसमें घुलता है, जैसे पानी है और नमक। तो आप मुझे बताओ नमक और पानी क्या है? जो घुलेगा, क्या घुलेगा? नमक। तो नमक को बोलेंगे विलेय। जिसमें घुलेगा, किसमें घुलेगा? पानी में, तो उसे क्या बोलेंगे? पानी को विलायक। ओके बच्चों, आगे देखिए। विलयन की सांद्रता क्या होती है? बच्चों निश्चित मात्रा के विलयन में सांद्रता, समझिए, विलयन की निश्चित मात्रा के विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। कोई निश्चित विलयन की मात्रा है और वो उसमें जितना विलेय, जितना घुलने वाला पदार्थ घुला हुआ है उसकी सांद्रता क्या है? विलयन की सांद्रता। मैंने मान लिया 1 लीटर में मैंने 1 किलो नमक डाल दिया, तो वो जितना गाढ़ापन दिखाई देगा उसमें, या जितना हल्कापन दिखाई देगा, वही क्या है? विलयन की सांद्रता है। ठीक है बच्चों, निलंबन क्या है? आइए जानते हैं निलंबन क्या होता है। निलंबन ऐसा विषमांगी मिश्रण है, ये विषमांगी आपको पता है, मैंने आपको पहले पढ़ाया अभी अंतर में। ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण किसी द्रव में फैले रहते हैं और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। हमने पढ़ा था निलंबन को, ना तो छान सकते हैं ना घोल सकते हैं, विषमांगी मिश्रण होता है, कण नीचे बैठ जाते हैं, है ना। तो ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण किसी द्रव में फैले रहते हैं और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं, निलंबन कहलाता है। जैसे मिट्टी में मिला पानी, मिट्टी में पानी को मिला दो ना, तो क्या कर सकते हैं आप? घोल नहीं सकते आपस में, और जो कण नीचे बैठ जाते हैं। ओके ना, आगे देखिए। निलंबन के 2 गुण लिखिए। आपने निलंबन के 10 गुण लिख सकते हो अब, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया। पहला है, इसके कण आंखों से दिखाई दे सकते हैं, सबको दिखाई दे जाएंगे आंखों से इसके कण। कण कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं, बिल्कुल सही। अब तो मुझे लग रहा है आसान लग रहा है आपको। अब बच्चों कोलाइड क्या होता है? देखिए, ऐसा मिश्रण जिसमें बहुत छोटे कण पूरे माध्यम में फैले रहते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें बहुत छोटे कण पूरे माध्यम में फैले रहते हैं और आसानी से नीचे नहीं बैठते, तो क्या कहलाते हैं? कोलाइड कहलाते हैं। जैसे दूध और कोहरा,
आपने देखा होगा दूध और कोहरा के साथ ऐसी कंडीशन घटती है, आसानी से नीचे नहीं बैठते। टिंडल प्रभाव क्या है बच्चों? एक टिंडल नाम के वैज्ञानिक है, उन्होंने ये प्रभाव दिया था, तो इसका नाम भी क्या पड़ गया? टिंडल प्रभाव। आइए जानते हैं क्या है। कोलाइडी कणों को, अब कोलाइड कण कैसे होते हैं वो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया है अभी। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरण को फैलाने की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कमरा होता है, कमरे में कोई आपको होल दिखाई देगा, सुबह सुबह प्रकाश की उपस्थिति उस होल में दर्ज होगी, और उस होल से जो प्रकाश आएगा उस प्रकाश में आपको जो कण दिखते हैं वही क्या है बच्चों? वही है हमारा टिंडल प्रभाव। यानी धूल भरे कमरे में सूर्य की किरण का रास्ता दिखाई देना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव का उदाहरण भी है। मिश्रण के पृथक्करण की विधियां, हम मिश्रण को किस प्रकार से अलग कर सकते हैं? आइए कुछ विधियां शेयर कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन जो मैंने ऊपर पढ़ा दिए उनको बढ़िया करके समझ लोगे तब जाके अगले क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि उनका ही एप्लीकेशन है अगले क्वेश्चन ये सभी। पहली विधि है छनन, हम छान सकते हैं किसी भी पदार्थ को, अगर पदार्थ अलग करना है छान दो। दूसरा है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण कर सकते हैं। तीसरा है अपकेंद्रण, और चौथा है आसवन। छनन, वाष्पीकरण, अपकेंद्रण, आसवन। बोली में साथ साथ छनन, वाष्पीकरण, अपकेंद्रण और आसवन, इन विधियों से हम मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्रोमेटोग्राफी और पृथक्करण की। ओके, आइए जानते हैं आगे। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग कहाँ होता है? अब सीधा सा क्वेश्चन है भाई, जो किसी मिश्रण में उपस्थित अलग अलग रंगों या घटकों को अलग करने के लिए, किसी मिश्रण में उपस्थित जो अलग अलग रंग है या घटक है उनको अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? हम प्रयोग करते हैं क्रोमेटोग्राफी का। चलिए बच्चों आगे जानते हैं। पृथक्करण कीप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऐसे दो अमिश्रणीय द्रव, अमिश्रणीय मतलब क्या होता है? जो मिले हुए नहीं है। ऐसे दो अमिश्रणीय द्रव को अलग करने के लिए जो आपस में घुले नहीं होते हैं तो उसको कहते हैं पृथक्करण के द्वारा अलग किए गए पदार्थ। मतलब जिन पदार्थों को आप पृथक्करण कीप के द्वारा अलग करते हैं वे कौन से पदार्थ हैं? आपस में ना मिलने वाले पदार्थ। अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पृथक्करण कीप का, जैसे तेल और पानी। आगे चलो बच्चों, तत्व और यौगिक टॉपिक है अब हमारा। तत्व और यौगिक क्या होता है बच्चों? तत्व क्या है? वह शुद्ध पदार्थ जिसे रासायनिक विधि से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, तत्व कहलाता है। कोई ऐसा पदार्थ है रासायनिक विधि से उसको सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, उसे क्या बोलेंगे? तत्व। जैसे लोहा, ऑक्सीजन, तांबा, नहीं तोड़ सकते इनको हम आसान विधि से, रासायनिक विधि से। ओके बच्चों, यौगिक क्या है बच्चों? देखो तत्व तो होता है सिंगल, यौगिक होता है जब दो या दो से अधिक तत्वों से कोई पदार्थ बनेगा उसे क्या बोलेंगे? यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़ने से बना शुद्ध पदार्थ यौगिक कहलाता है। ओके बच्चों, एग्जाम्पल है जल यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ओके बच्चों, ये क्या कहलाएंगे? यौगिक। मिश्रण और यौगिक में एक मुख्य अंतर लिखिए। प्यारे बच्चों, मिश्रण और यौगिक क्या होता है आइए जानते हैं। देखिए, मिश्रण तो होता है जब मिश्रण में पदार्थ किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं उसे बोलेंगे मिश्रण, जबकि यौगिक में तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं। मिश्रण में तो आप चाहे एक पदार्थ कम मिला दो, एक पदार्थ ज़्यादा मिला दो, लेकिन यौगिक का निर्माण करने के लिए आपको जो रासायनिक रूप से तत्व होंगे उनका अनुपात निश्चित रखना पड़ेगा। ओके बच्चों, आइए आगे जानते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं बदलता भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ का पिघलना, क्या है बच्चों? भौतिक परिवर्तन। बर्फ तो पिघल जाएगा लेकिन पिघल के क्या बनेगा? पानी। पानी से फिर क्या बनेगा?
बर्फ, बर्फ से क्या फिर बन जाएगा पानी, तो उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलेगा। इसे क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, अब तक लोहा कैसा था, वो साफ था, है ना, चमकदार लोहा था, लेकिन जैसे ही उसमें जंग लगा वो खराब हो गया। जैसे लकड़ी से राख का बनना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं। यहाँ से बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ये न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ। अब मिलते हैं प्यारे बच्चों इसी पाठ के भाग 2 में। तब तक के लिए आप मेहनत से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। रासायनिक परिवर्तन क्या है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, लकड़ी से राख का बनना। ओके बच्चों, मैंने आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम जल्द मिलेंगे, फिर मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी थे, और भाग 2 में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सभी को धन्यवाद। टेक केयर।